हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगा के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोगों की एनसीईआरटी की सीरीज़ चल ही रही थी, उसी में हम लेके आए हैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी थीम 1 के चैप्टर 4 की। और देखिए, अभी तक जितने भी चैप्टर हुए हैं उनमें मैंने आपको ख़ास कुछ हाइलाइट्स बताई नहीं थी, बट हाँ, इस चैप्टर को आपको ज़रूर पढ़ना है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो एटलीस्ट इसे पूरा देखना। आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको डेफिनेटली आपकी नॉर्मल बुक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद आपको समझ आएंगे। ओके, मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एक हमारा टॉपिक होगा बुद्धिज़्म, उसको बहुत डिटेल में कवर किया गया है। मतलब मैंने इसमें लगभग बहुत अच्छा खासा टाइम लगाया है। तो एक बार आप बुद्धिज़्म वाले टॉपिक को तो एटलीस्ट देख के जाना, ताकि आपको पता लगे कि बुद्धिज़्म में अगर कभी सवाल आ सकते हैं तो कितना डीप आप जा सकते हो और कितना डीप, मतलब और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जैसे जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछूँ, ऑल्दो इसका जवाब मैं आपको आखिरी में दूंगा, बट एक स्टेटमेंट आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ओके, अगर आप इस स्टेटमेंट को कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, यानी कि आपका बुद्धिज़्म का टॉपिक अच्छा खासा कवर हो चुका है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, स्टेटमेंट ये है कि बुद्धा बिलीव इन गॉड। ओके, सेकंड स्टेटमेंट ये है बुद्धा बिलीव इन सिन। थर्ड स्टेटमेंट ये है बुद्धा बिलीव इन रीबर्थ। अब आई नो, एक स्टेटमेंट तो आप लोगों ने डायरेक्टली सोच लिया होगा कि अरे ये तो हम कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट द अदर टू स्टेटमेंट्स? क्या आप इन दोनों को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। तो मैं अभिषेक पाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको एस डिफेंस चैनल पे मिल जाएगी। ओके, और यूट्यूब पे आपको इसकी वीडियो तो मिली है। तो मेरा नाम अभिषेक पाल है और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021, सीएपीएफ 2023 और यूपीएससी सीडीएस एंड एफकेट बहुत बार क्लियर कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं थोड़ी सी टाइमलाइन। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको 500 बीसी से लेके, जो हमारा ये टॉपिक चल ही रहा है, कहाँ से 600 बीसीई से लेके कहाँ तक का, 600 सीई तक का। तो उसी में हम कुछ टाइमलाइंस को देख लेते हैं। तो 500 बीसीई के लगभग आपका कौन सी बुक लिखी गई थी? अष्टधाई। ये किसने लिखी गई थी? पणिनि ने लिखी थी। और ये बेसिकली किस चीज़ की बुक है? ये एक संस्कृत की बुक है। संस्कृत के में भी मेनली किस चीज़ को फोकस करती है? ग्रामर वाले पोर्शन को फोकस करती है। फिर हम बात करते हैं, बहुत सारे धर्म सूत्र बनाए गए और वो कौन सी भाषा में बनाए गए? आपके संस्कृत भाषा में बनाए गए। फिर अगर मैं बात करूँ 500 से लेके 100 बीसी में आपको देखने को मिलेगा त्रिपिटक, जो कि बेसिकली कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। और ये जो त्रिपिटक है ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? ये आपका एसोसिएट होता है बुद्धिज्म से। ओके, फिर आता है आपका रामायण एंड महाभारत, ये संस्कृत में आपकी लिखी गई है। फिर मनुस्मृति अगेन संस्कृत में। और फिर आपको कुछ तमिल संगम लिटरेचर आपको देखने को मिलता है। फिर आप देखोगे 100 सीई के लगभग, यानी कि ये कौन सा टाइम है? जब लगभग आपका कनिष्क, ओके, कनिष्क आ गए थे। तो चरक, सुश्रुत संहिता, ये सब आपके देखने को मिलते हैं कब कब? 100 सीई के लगभग। फिर आपका आता है पुराण। फिर आता है नाट्यशास्त्र, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? भरत मुनि के द्वारा। ये बेसिकली किस पे है? ड्रामाटर्जी पे, यानी कि डांस, ड्रामा एंड आर्ट, इन चीज़ों पे बेस्ड है ये। फिर आते हैं आपके बाकी धर्मशास्त्र और संस्कृत के कुछ प्लेज, जैसे कि आपका कालिदास के कुछ वर्क थे, वो सब इसमें लिखे गए हैं। फॉर एग्जांपल वरा मिर्जा के कुछ प्लेज होंगे, तो ये सब हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं वो आउटसाइडर्स, यानी कि अभी तक मैं आपको कौन कौन से डिस्कस कर चुका था। आपको मैंने मौर्यन पढ़ा दिया। ओके, मौर्यन जब हमारा ख़त्म हो गया था तो मैंने आपको बताया था कि पोस्ट मौर्यन, और पोस्ट मॉडर्न में भी मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में मोस्टली आपका जो फोकस मैंने शिफ्ट किया था दैट इज़ ऑन सातवाहनास। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका मेन फोकस हमने कहाँ लेके चल गए थे? हम सातवाहनास पे। अब उसी समय मैंने आपको बताया था कि ये तो ऐसे लोग हैं जैसे सातवाहनास, शुंग, कण्वा,
ये सब क्या थे, ये सब आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले से थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो बाहर से आए थे, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले कौन आए थे, आपके इंडो ग्रीक्स आए थे। क्लियर। अब ये जो इंडो ग्रीक्स थे, ये सबसे पहले फॉरेन रूलर्स थे जो कहाँ पर पहुंचे थे, आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया के आसपास पहुंचे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो कहाँ होती थी, सियालकोट में होती थी। और इंडो ग्रीक में से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके रूलर हैं जिनका नाम है मियंडर। ओके। ये हालांकि शुरू में तो ये जो भी इनके यहाँ पे पर्टिकुलर रिलीजन चलता होगा उसके थे, बाद में ये किस में बन गए, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। और ये किसके द्वारा हुआ, ये नागसेन के द्वारा कन्वर्ट हुए थे। और इसी के लिए इनके मतलब नाम के ऊपर ही आपने किताब का नाम सुना होगा, मिलिंद। जस्ट सेकेंड। मिलिंद पन्हो। ओके, तो ये वो किताब का नाम है जो आपको याद रखना है। फिर हम इनकी जब बात करेंगे तो यही लोग थे जिन्होंने कॉइन्स को, ऐसे कॉइन्स लेके आए थे जिनके ऊपर आपका क्या लिखा होता था, नाम लिखा होता था राजाओं का, और राजाओं की इमेज होती थी। क्योंकि जो मैंने आपको मौर्यंस के टाइम के कॉइन की बात करी थी, जो मैंने बताया था ना आपको, निष्क वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उन सब में क्या होता था, उन सब में ना तो नाम होता था ना तो राजा की इमेज हुआ करती थी। तो वो कौन से पहले रूलर्स थे, वो थे आपके इंडो ग्रीक्स, जिनके कॉइन्स के ऊपर क्या आया, एक तो नेम आया और दूसरा इमेज आई। तो ये दोनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपके आए थे दैट इज़ योर सक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ के थे आपके, ये इन्होंने इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस किया था। इसमें आपको मेन याद रखना है रुद्रमन। इन्होंने क्या रिपेयर किया था, इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था। और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से आपको देखने को मिलता है। फिर इन्हीं के टाइम पे जो टाइटल दिए जाते थे वो थे महाक्षत्रपास। ये आपको ध्यान रखना है। तो भी बात करेंगे क्षत्रपा सिस्टम किसका था। ऑल्दो आपको ये ध्यान रखना है कि क्षत्रपा के बारे में थोड़ा थोड़ा आपका इंडो ग्रीक्स पहले ही बता के चले गए थे, बट जब आप पढ़ोगे, ओके मतलब पर्टिकुलरली जब आप पढ़ोगे तो इंडो ग्रीक्स बेसिकली वो लाए थे आपके मिलिट्री गवर्नरशिप। ओके, वो लाए थे आपके मिलिट्री गवर्नरशिप। उसके बाद जब आपके शख्स आए थे, जो ये सकास थे, ऑल दो ये जो आपका क्षत्रपा सिस्टम है ये भी आपका मिलिट्री गवर्नरशिप के ही तरह होता है, बट ये हम ये क्षत्रप सिस्टम की बात करेंगे तो ये एग्जैक्टली किससे मिला जुला होता है, आपका शक से मिला जुला होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे सत्रपा सिस्टम आया, ये बिल्कुल किसकी तरह हुआ करता था, सेल्यूसिड सिस्टम, जो कि ईरान में चलता था। यहाँ पे हर एक प्रोविंस को हम क्या बोलते हैं, सत्रप बोलते थे। अंडर आ मिलिट्री गवर्नर कौन, महाक्षत्रप। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने भी अपने इंस्क्रिप्शन बनाए, अपने कॉइन्स इन्होंने इशू किए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन होते हैं पार्थियंस। ये कहाँ से आए थे, ये आपके ईरान से आए थे। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, सकास को रिप्लेस किया। ये बेसिकली आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही इस्टेब्लिश रहे। ऑल्दो इनका जो टोटल एरिया हुआ करता था ये बहुत छोटा था, मतलब बाकी राजाओं के मुकाबले इनका जो एरिया हुआ करता था वो बहुत छोटा था। फिर इनके टाइम के एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो आपको याद रखना है वो है गोंडा फर्निस। ये इंडिया आए थे, कहाँ से आए थे, ये इसराइल से आए थे। उस समय जो इसराइल हुआ करता था वहाँ से। और इंडिया में इन्होंने किस चीज़ को प्रोपगेट किया, क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट किया। ऑल्दो आप क्रिश्चियनिटी के बारे में जब बात करोगे तो आप कब, पोर्चुगल्स जब आए थे मोस्टली उस समय के टाइम पीरियड की बात करोगे जब क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मॉरियंस या फिर पोस्ट मॉरियन एरा में भी कोई आया था जिसने क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करना चाहा था। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुशान्स। ओके, ये जो कुशान्स थे इन्होंने किसको रिप्लेस किया, इन्होंने पार्थियंस को रिप्लेस किया। अगेन ये भी कहाँ पर थे, नॉर्थ इंडिया में थे। ये मोस्टली आपका कहाँ पे, इंडस के बेसिन के आसपास और गंगा के बेसिन के आसपास इनका क्या हुआ करता था, जो इनका रूल का एरिया हुआ करता था। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, आपके कदफिस इसके फाउंडर हुआ करते थे। कैपिटल कहाँ पे है इसकी, पेशावर, जिसका कि पुराना नाम क्या है, पुरुषपुर। मॉडर्न डे कहाँ पर पड़ता है, ये पाकिस्तान में आपका पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये लोग
मतलब फर्स्ट आपके रूलर्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे वाइड स्केल पे, और इनके गोल्ड कॉइन में भी अच्छी खासी प्योरिटी आपको देखने को मिलती है। ऑल्दो मैंने आपको आई थिंक हमारे जो चैप्टर 2 था उसमें कॉइन्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन हो चुका है हमारा। अगर किसी को कॉइन्स के बारे में जानना है कि कौन पहले थे जिन्होंने इशू किया, भैया किसने सबसे ज़्यादा इशू किया, किसके कॉइन सबसे ज़्यादा प्योर थे, कॉइन्स में एक पर्टिकुलर चीज़ मैंने आपको बताई थी, लेड। लेड यानी कि शीशा। उस शीशे के जो सिक्के थे ये किसने इशू किए थे? जिन जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा कि कौन सा वो साम्राज्य था जिन्होंने लेड के सिक्के इशू किए थे। अच्छा, कुषाण जो साम्राज्य था उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक रूलर हुआ करते थे, उनका नाम था कनिष्क। ये लगभग लगभग 78 से 101 एडी के लगभग में है, और इन्हीं के काल के दौरान आपका शक एरा बनाया गया था। फिर ये जो कनिष्क हुआ करते थे ये महायान बुद्धिज्म से एसोसिएटेड हुआ करते थे, और इन्हीं के टाइम के दौरान आपकी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कहाँ पर? कश्मीर में। ओके, इन्होंने बाकी स्कॉलर्स को भी पैटर्नाइज किया, जैसे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, पार्सव, चरक। तो ये आप ध्यान रखना है, चरक जिन्होंने क्या बनाई थी आपकी चरक संहिता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चरक संहिता बनाने वाले जो चरक थे वो किसके कोर्ट के थे? कनिष्क के कोर्ट के थे। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो थिंकर बिलीव्स और बिल्डिंग यानी कि कल्चरल डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 600 BCE से 600 CE के बीच में, तो यहाँ पर मोस्टली आपको जो फोकस करना होता है वो किस पे करना होता है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे और जो जैन टेक्स्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय की जब सोसाइटी की आप बात करोगे तो उस समय की सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ आपको क्या बताते हैं, जो भी बुद्धिस्ट आपके टेक्स्ट होते हैं। क्योंकि इस बात को समझिए कि यहाँ पर इस समय तक बुद्धिज्म का अच्छा खासा ग्रो हो चुका था, अच्छा खासा चलन आ चुका था। तो अब बुद्धिज्म ने जो भी वहाँ पे सोसाइटी में देखा उस सब को वहाँ पर जितने भी बुद्धिस्ट स्कॉलर थे उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा, और वही राइटिंग्स को बाद में जब हमने पढ़ा तो हमने उस एज के कल्चर के बारे में पता लगा, और हमको पता लगा कि ओके सोसाइटी में ये चीज़ें पाई जाती है। फिर आपको इसी समय पे बहुत सारे लार्ज मॉन्यूमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट होता है आपका कहाँ का स्तूपा? सांची का स्तूपा। तो वो भी हम देखेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में लगभग लगभग हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस जो इस चैप्टर में सबसे पहले किया गया है दैट इज़ अबाउट सांची। सांची में क्या पाया जाता है? आपका स्तूपा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो यूरोपियंस थे जब उन्होंने सांची का स्तूपा देखा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे। ऑल्दो यहाँ पे जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उन्होंने उस समय जो मध्य प्रदेश या फिर आप बोल सकते हो भोपाल, भोपाल की जो निजाम की वाइफ होती थी और उनसे परमिशन लेके, उनका नाम था शाहजहां बेगम, उनसे परमिशन लेके सांची स्तूपा का जो ईस्टर्न गेटवे है, तो एक ये पॉइंट है जो कभी आपके सामने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर वो फ्रेंच की जगह क्या लिख देंगे? ब्रिटिश लिख देंगे। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से आपके एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को ही चेंज किया जा सकता है। तो इसको ऐसे अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसमें क्या दिमाग लगाता कि विद द परमिशन ऑफ शाहजहां बेगम द ब्रिटिशर्स हैज़ टेकन अवे द ईस्टर्न गेटवे एंड प्रिजर्व्ड इट इन द इंग्लिश म्यूजियम। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है? फ्रेंच से ब्रिटिश चेंज किया है। ऑल्दो इस बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब इंग्लिश मैन ने भी ऐसा करना चाहा तो उनको मना कर दिया गया कि अगर आप सभी सारे के सारे लोग आप सारे गेट ले जा लेंगे तो इंडिया में क्या बचेगा। तो ऐसा ना हो सके, तो उस चीज़ के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या किया गया है आपका, हाँ, बाद में फ्रेंच और इंग्लिश दोनों ने ही सिर्फ प्लास्टर कास्ट से काम चलाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर जब हम भोपाल की ये जो शाहजहां बेगम की बात करेंगे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी थी, यानी कि प्रिजर्वेशन करने में बहुत हेल्प करी थी, मतलब मनी भी प्रोवाइड करी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे जो टेक्स्ट हमने जब पढ़े वहाँ से हमें समझ आया कि रूलर्स ने भी, जो सब वहाँ के लोकल रूलर हुआ करते थे, उन्होंने भी हमारे कल्चर को, हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व करने में मदद की है। और इसका एक मेन एग्जाम्पल तो यही हो गया शाहजहां बेगम, जिन्होंने मेनली किस चीज़ के लिए काम किया था? आपका सांची स्तूपा के लिए काम किया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? आपका सांची स्तूपा है। इसके बारे में आप देखोगे तो एक अभिलेख आपको एनसीईआरटी में ही मिलता है। वहाँ पर अभी भी अगर आप कहाँ जाते हो, कभी भोपाल जाते हो, तो जो बच्चा भोपाल है उसके आसपास के इलाके का है तो उनको पता होगा कि जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आपको सांची का स्तूप दिखता है। चलिए, जब स्तूप पढ़ ही रहे हैं तो उसके हम किसके बारे में बात कर लेते हैं? उसके 8
और आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब आप स्तूपा की बात करोगे तो ये आपको बड़ा सा गोल एरिया देखने को मिल रहा है, इसको बोला जाता है अंडा। ओके, इसमें आप बाहर देखोगे ये जो गेट होते हैं उनको बोला जाता है आपका क्या, तोरण। ये ईस्ट तोरण, ये वेस्ट तोरण। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो अंडा है और यहाँ पर ये जो एरिया है इसे बोलते हैं पेडेस्टल, घूमने के लिए जो वहाँ पे एरिया है ना, चक्कर काटने के लिए, पूरा गोल चक्कर लगाने के लिए वो। फिर आप जब ऊपर देखोगे तो यहाँ पे हर्मिका दिखेगा, हर्मिका के ऊपर आपको ऐसे डंडी देखने को मिल रही है और उसके ऊपर आपको 3 छतरीज मिल रही हैं। ओके, ये 3 छतरीज आपके 3 डिफरेंट क्या बोलते हैं फेसेट ऑफ बुद्धिज्म को डिनोट करती है। ओके, और वो 3 फेसेट क्या है, सबसे पहला तो है बुद्धा, दूसरा है धम्मा और तीसरा है संघ। तो ये 3 मेन फेसेट हैं आपके बुद्धिज्म के, यानी कि 3 मेन ज्वेल्स आप बोल सकते हो। तो उन्हीं के ऊपर आपके हर एक छतरी को डिनोट करके रखा गया है। फिर हम देख लेते हैं कि सेक्रीफाइजल ट्रेडिशंस, क्योंकि जब आप बात करोगे 600 BC की तो उससे जस्ट पहले आपको ऋग्वेद में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। हमने आई थिंक अपने सेकंड लेक्चर में, यानी कि जो हमारा चैप्टर 2 है उसमें हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपके 4 वेद हुआ करते थे, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा यजुर्वेद। आपको बस क्या बताना है कि कौन सा वेद किस चीज़ के लिए रिलेटेड है। मैंने देखा है आप सब लोग वीडियो जरूर देखते हो पर कमेंट उतना आप लोग एंथुजियास्टिकली नहीं कर रहे हो। ऑल्दो मुझे पता है कि अभी एग्ज़ाम दूर है, बट स्टिल आपका मोटिवेशन अभी से हाई होना चाहिए अपने एग्ज़ाम के लिए, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। क्योंकि अगर आप उन बच्चों में से हो जो बिल्कुल सोच रहे हैं कि ठीक है लास्ट के 3 महीने प्रिपेयर करेंगे, तो बेटा जब भी पेपर टफ आएगा ना, पेपर वही निकाल पाएगा जिसने पूरे साल मेहनत की है, पूरा साल डेडिकेटेडली पढ़ा है। तो एटलीस्ट ऐसा मत करिए कि आप नॉन सीरियस कैंडिडेट्स में काउंट होने लग जाएं। ओके, तो प्लीज़ अपना कंडक्ट या फिर अपना बिहेवियर भी उसी तरीके से रखना है हमें। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेद होता है दैट इज़ ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या होता है, आपके हाइम्स होते हैं और लगभग लगभग कितने हाइम्स हैं, 10426 इतने आपके हाइम्स हैं। टोटल मंडल कितने मैंने बताए थे आपके, 10 मंडल होते हैं। इसमें से पहला और जो 10वां मंडल है वो सबसे क्या है, अर्लीस्ट है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। जब आप ऋग्वेद की बात करोगे उसमें 3 मेन डेटी आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन है वो, अग्नि, इंद्र और सोम। तो ऋग्वेद में तो आपको अग्नि, इंद्र और सोम के बारे में देखने को मिलता है। बाकी जो वेद हैं उनमें आपके जो मेन डेटी है वो कौन है, वो है आपके ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश या शिव। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सेक्रीफाइसेस यानी कि यज्ञ, हवन, ये सब भी कराए जाते थे। शुरुआत के टाइम पे तो सब लोग मिलके ये यज्ञ करते थे, मतलब पुरुष और महिला। लेटर ऑन में जो यज्ञ में जो हेड होता है उसकी पोजीशन और ज़्यादा बढ़ती गई। आपने अभी भी देखा होगा आपके घर में हवन वगैरह होता है तो उसमें मेनली आपके जो फादर बैठते हैं उनका काम होता है। ओके, फिर यहाँ पर आप देखोगे राजसू यज्ञ भी हुआ करते थे, अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे। अब इन सब को कराने की जिम्मेदारी किस पे होती थी, आपकी ब्राह्मण्स पे हुआ करती थी। फिर हम बात करेंगे ये जो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के बीच में जो क्लासिफिकेशन आ रहा है ये किस चीज़ की वजह से आ रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि जब आपका डिस्कवरी ऑफ आयरन हुआ था तो वहीं से आपकी एज चेंज हो गई थी। उससे पहले आपको चाल्कोलिथिक एज मिला करती थी और जैसे ही आयरन की डिस्कवरी होगी वो एज कौन सी आ गई, आयरन एज आ गई। क्लियर। फिर यहाँ पे जब आप देखोगे कि जो भी आपके टीचिंग हुआ करती थी या फिर आपका जो भी रिलीजियस आपको कोई भी पार्ट देना होता था वो कैसे होता था, डिबेट और डिस्कशंस के थ्रू होता था। मतलब यहाँ पर मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहाँ पे सारे के सारे लोग मिल जाएंगे और आपस में डिबेट करेंगे। अब मान के चलिए आपस में डिबेट हो रही है और किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को हरा दिया, तो जो व्यक्ति हारा है वो क्या बन जाएगा, दूसरे का डिसाइपल बन जाएगा। इफ वन एबल टू कन्विंस अदर ही विल बिकम द डिसाइपल ऑफ विनर। तो ऐसा ही आपको कहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है जिसमें एक डिबेट की बात करी गई है। कहाँ पर, कुटुगृहशाला। कुटुगृहशाला क्या होती थी, झोपड़ी टाइप होती थी जो बेसिकली लोगों के रुकने के लिए, या फिर बोलूँ आपको सिंपल तो फिलोसफर्स। ओके, तो जो आपके फिलोसफर हुआ करते थे उनके रुकने के लिए जो जगहें बनाई गई थी।
ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि महावीरा और बुद्धा दोनों ने क्वेश्चन करा है किस चीज़ को, अथॉरिटी ऑफ वेदास को। सबसे पहली तो चीज़ ये, मतलब जब वहाँ डिस्कशन हुआ करता था तो कुछ ब्राह्मण्स भी बैठते थे, फिर महावीर बुद्ध ऐसे लोग भी बैठते थे, और उन्होंने डायरेक्टली किसको, किस चीज़ को चैलेंज किया, वेद को चैलेंज किया। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे मैन एंड वुमेन कुड स्ट्राइव टू अटेन लिबरेशन, ये किसने बताया, ये दोनों महावीर और बुद्ध दोनों ने ये कहा कि भैया पुरुष और महिला दोनों के दोनों क्या पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। ओके, बल्कि ये उस समय का जो सैड नॉर्म था, जो कि किसके द्वारा, ब्राह्मिकल टेक्स्ट के द्वारा बनाया गया था, कि जो मोक्ष है या ये जो पूजा पाठ है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर जेंडर ही कर सकता है, और ये सब भी किस चीज़ पे डिसाइड हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। तो ये उस समय का जो सैड नोशन था उसके अगेंस्ट हुआ करता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो सोचिए किस तरह की सिचुएशंस रही होंगी कि एक तरफ तो आपका एक लार्ज पॉपुलेशन है जो कि उस समय के ब्राह्मिकल पोजीशंस को डिनोट करते थे, और दूसरी तरफ आपके क्या है, ये जो नए रिलीजन आपके बन के आ रहे हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं ये आपके सामने प्रिजर्व कैसे हैं, जैसे आप देखोगे ना इस तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऐसे लिखी जाती थी, तो इनको प्रिजर्व करके कैसे रखा गया। तो आपको इतना समझना है कि बुद्धा जो थे वो आपका ओरली क्या करते थे, अपनी टीचिंग्स को थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट के थ्रू दिया करते थे, मतलब बताया करते थे, लोगों को सिखाया करते थे। और उस डिस्कशन में, उस डिबेट में आपके दोनों मेन और वुमेन दोनों टेक पार्ट करा कर सकते। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूँ। क्या, एक तो बुद्धा ओरली सिखाया करते थे डिस्कशन के तौर पे और डिबेट के तौर पे, और इसमें क्या, मेन और वुमेन दोनों टेक पार्ट करा कर सकते हैं थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बुद्धा के लाइफ टाइम के दौरान उनका कोई भी टीचिंग क्या नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो यानी कि ये जो भी आज आप बुद्धिज्म के बारे में किसी भी टेक्स्ट में पढ़ रहे हो, ये सब कब हुआ, आफ्टर दी डेथ ऑफ बुद्धा। और जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने एट द काउंसिल ऑफ एल्डर जो वैशाली में बैठी थी, वहाँ पर इन चीज़ों को कंपाइल करना शुरू किया। अब जो बुद्धिज्म की जो मेन मेन टीचिंग्स आप बोल लीजिए, या जो मेन बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो 3 किताबों में आपका सीमित रह गया। पहला, तो जब फर्स्ट काउंसिल हुई थी तो आपके 2 पीठक बनाए गए थे। पहला होता है आपका विनय पीठक। ओके, ये किसने लिखा था, ये आपका उपाली ने लिखा था, और इसमें बेसिकली क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ बुद्धिज्म। ओके, फिर दूसरा आता है सुत्त पीठक, ये किसने लिखा था, ये आपका आनंद ने लिखा था, जिसमें कि आपका टीचिंग ऑफ बुद्धा आता है। और फिर जब थर्ड काउंसिल हुई थी वहाँ पर क्या आता है, आपका अभिधम पीठक, जिसमें कि फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके क्या हैं, 3 पीठक हैं। 3 पीठक, सबसे पहला विनय, जिसमें कि रूल्स, सुत्त, जिसमें कि टीचिंग, और लास्ट आता है आपका अभिधम, जिसमें कि फिलॉसफी की बात करी गई है, फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म की बात करी गई है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे बुद्धिज्म क्या होता है, कि स्पिरिचुअल और एक फिलोसफिकल ट्रेडिशन है, जो कब आया था, 6th सेंचुरी BCE में आया था। और ये किसके द्वारा लाया गया था, सिद्धार्थ गौतम। ये क्या है इनका, ये रियल नेम था आपका बुद्ध का। ओके, तो यहाँ पे जो बुद्धिज्म है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है, 4 नोबल ट्रुथ, यानी कि क्या, 4 सत्य। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 परम सत्य, इनके अराउंड आपका पूरा का पूरा बुद्धिज्म रिवॉल्व करता है। अभी आगे देखेंगे, जिसमें कि बेसिकली बात करी जाती है किसकी, दुख की। ओके, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब अगर आपको इस दुख से निकलना है तो यहाँ पे बुद्धिज्म बात करता है 8 फोल्ड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, जिसमें वो तरीके बताते हैं कि आप किस तरीके से आपका जो दुख है उससे निजात पा सकते हो, उससे बाहर आ सकते हो, और क्या ले सकते हो, एनलाइटमेंट, जिसको कि बुद्धिज्म में बोला जाता है निर्वाणा। ध्यान रखना है, एनलाइटमेंट को बुद्ध धर्म के हिसाब से निर्वाणा बोला जाता है, और जैन धर्म के हिसाब से इसको कैवल्य, ओके, कैवल्य बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बुद्धिज्म का मेनली जो आपका एम्फेसिस होता था वो किस चीज़ पे होता था, वो अनिका, अनंता, इन सब चीज़ों पे होता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम जब ओवर द टाइम आप देखोगे कि बहुत सारे सेक्ट बन गए बुद्धिज्म के भी, जैसे एक होता है आपका थेरवाड़ा, फिर आता है महायान, फिर आता है वज्रयान, एक और आप इसमें याद रख लेना हीनयान। ओके, ये सब हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे।
तो फोर नोबल ट्रुथ में क्या आता है, बुद्धा के 4 परम सत्य। पहला तो लाइफ हैज इनएविटेबल सफरिंग, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि दुख है भैया, हर किसी के जीवन में दुख है। और अगर दुख है तो उस दुख का क्या है, कोई ना कोई कारण है। आप सबके जीवन में भी अगर कोई भी दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, और इस दुख का क्या है, अंत भी है। ऐसा नहीं है दुख खत्म नहीं होगा, इस दुख का अंत भी है। और इस दुख का जो अंत है वो क्या है, आपका 8 फोल्ड पाथ, यानी कि अष्टांगिक मार्ग। यानी कि 8 चीज़ों को आपको फॉलो करना है और आपके जीवन का सारा दुख, सारी की सारी सफरिंग वो खत्म हो जाएगी। अब देख लेते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या होता है। तो 8 फोल्डेड पाथ ऑफ बुद्धिज्म होता है आपका राइट व्यू, कि आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को इसकी ट्रिक चाहिए तो मैंने मतलब जो उस टाइम पे याद रखी थी, दैट इज ईविल स्कैम। ओके, ईविल स्कैम, तो इससे आप इसको याद रख सकते हो, आपका 8 फोल्ड पाथ आपको याद हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं, ये जो बुद्धिज्म है या बुद्ध इतना बड़ा धर्म बनाया, या मतलब इतना बड़ा सेक्ट बन गया, ये कैसे बना। तो बुद्धिज्म में एक आप ये बोल सकते हो कि एक चीज़ होती है जिसे बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। अब महाविनिष्क्रमण क्या होता है, ये वो स्टेज होती है लाइफ की जब आप क्या करते हो, अपना घर बार त्याग देते हो। और बुद्ध ने क्यों त्यागा, तो देखिए समझिए, यहाँ पे बुद्ध क्या थे, एक राजा के बेटे थे। ओके, तो वो सांक्य क्लैन के जो राजा हुआ करते थे ना, उस चीफ के बेटे थे ये। तो इनको बचपन से ही बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल देखने को मिला है। जो भी चीज़ चाहिए भैया इनको घर में मिल गई, आसपास नौकर चाकर सब लोग थे। तो इन्होंने कभी अपने महल से बाहर कदम ही नहीं रखा। फिर ये जब लगभग लगभग कितने 20-21 साल के हो गए, तो तब इन्होंने क्या रखा, आपका महल से बाहर आए। जब वो महल से बाहर आए तो इन्हें 4 चीज़ें दिखी। ओके, एक आपको ओल्ड मैन दिखा, फिर आपको एक सिक मैन दिखा। तो यहाँ पे क्या दिखा आपको, ओल्ड मैन। एक सेकेंड में मार्क करके थिंक। हाँ, तो पहला आपको कौन दिखा, ओल्ड मैन दिखा। दूसरा आपको सिक मैन दिखा। तीसरा यहाँ पे आपको क्या दिखी, डेड बॉडी दिखी। और चौथा एक सेज दिखा, जिसे हम, जो कि बहुत मस्त करके खुशी में नाच रहा था। तो उनके जो सारथी थे उनसे बुद्ध ने पूछा, यानी कि सिद्धार्थ, उस समय के सिद्धार्थ ने पूछा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो जब उन्होंने ओल्ड मैन को देखा तो उन्होंने बताया कि देखो ये बूढ़ा आदमी है, जब जब हम भी बूढ़े हो जाएंगे तो हम इसकी तरह दिखेंगे। देखो इसके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, ये कुछ काम नहीं कर पा रहा है, ये बेचारा मतलब अब कुछ नहीं इसके बस का है। फिर उन्होंने जब सिक मैन को देखा तो तब उनसे पूछा कि भैया ये क्या है। तो बोले कि एक बीमार आदमी है, जब किसी को बीमारी लग जाती है तो उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो कुछ काम नहीं कर पा रहा, मतलब खाना खाने के लिए भी या हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है। फिर उन्हें डेड बॉडी देखी कि अगर हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, तो हम क्या होते हैं, एंड में मर जाते हैं। और फिर उन्होंने देखा एक एसेटिक, जिसको हम बोलते हैं कि सेज, आप मान लीजिए, वो नाच रहा था, गा रहा था, बहुत खुश था। उन्होंने पूछा ये खुश क्यों है, बोल रहा है कि ये साधु हैं। बोल तो साधु ऐसा क्या करते हैं कि वो इतने खुश रहते हैं। बोल रहा इन्होंने घर बार त्याग दिया, इनके लिए ये जीवन, ये संसार, इन सब चीज़ों से परे है। तो यानी कि ये सिर्फ किस चीज़ से कनेक्टेड है, ये अपने भगवान से कनेक्टेड है, इसलिए खुश है। तो सिद्धार्थ ने भी क्या डिसाइड किया कि भैया मैं भी ऐसा ही पाथ लूंगा और मैं भी अपने जीवन में क्या ढूंढूंगा, पीस। ओके, तो ये भी शांति ढूंढने निकल पड़े। तो जब ये अपनी शांति की खोज में तो ये अलग 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 जगह गए, तो वो सब आपका अलग से हम कभी कवर करेंगे। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं महावीरा का क्या मैसेज था। तो मैंने बुद्धिज्म का आपको कोर मैसेज बताया, अब हम जैनिज्म का मैसेज देख लेते हैं। तो जैनिज्म की, ऑल दो आपको ध्यान रखना है कि जो जैनिज्म की बेसिक फिलॉसफी है वो पहले से हमारे हिंदू धर्म में या इंडिया में आपको पहले से आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, तो प्री एग्जिस्टिंग थी, बट स्टिल जब आपके बुद्ध आए, सॉरी महावीर आए, ओके, तो वो आपको ध्यान रखना है कि उस चीज़ को भी फिर हमने दोबारा से एक्सेप्ट किया। तो महावीर का नाम क्या था, वर्धमन, जो इनको लेटर ऑन हमने क्या बोलने लगे, महावीर। तो अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन आपके लगभग लगभग महावीर से पहले 23 तीर्थांकर आके जा चुके थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और बेसिकली इनका काम क्या होता था तीर्थांकर्स का, ये लोगों को गाइड करते हैं, मैन और वुमेन को, ताकि वो ये जो एग्जिस्टेंस की नदी है, मतलब ये जो जीवन है, इससे आगे जा सके।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया जो जैनिज्म का है वो ये है कि पूरी दुनिया में क्या है, सोल है, यूनिवर्सल सोल की बात करते हैं ये। ओके, हर एक कण में क्या है, सोल है, इवन स्टोन रॉक्स वाटर हैव लाइफ। और यहाँ पर इनको दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमको किसी भी चीज को इंजरी नहीं देनी, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, स्पेशली टू ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। इसी वजह से आप देखेंगे तो जो आपके जैन होते हैं वो आपके कभी शूज़ नहीं पहनते, मतलब जो मेनली इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं शूज़ नहीं पहनते, सैंडल्स नहीं पहनते, किसी भी तरह के स्लीपर्स नहीं पहनते। क्यों? जब अगर आप ऐसा करोगे तो गलती से आपके पैरों के नीचे कोई जानवर आके मर सकता है। ओके, तो ऐसा ना हो। और फिर यहाँ पर आप देखोगे कि मेन इनका जो प्रिंसिपल होता है दैट इज अहिंसा। ये मेनली आपका एम्फोसाइज किया जाता है किसमें, जैनिज्म में। और ये आपके पूरे के पूरे इंडियन कल्चर, आप देखो पूरे के पूरे इंडियन सोसाइटी में आज तक है, आज तक इसके मतलब इंडियन थिंकिंग में ये चीज़ है। ओके, इवन आप देखोगे जो महात्मा गांधी थे वो भी इन्हीं सब चीज़ों से इंस्पायर हुए थे। तो जब जैन के टीचिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर हम एक और चीज़ की बात करेंगे, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। ये क्या कहते हैं कि आप बार बार जीवन जीते रहोगे जब तक आप क्या नहीं कर जाते, इस कंटिन्यूस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से बाहर नहीं निकल जाते। और ये सिर्फ कब पॉसिबल है, जब आप कर्म करो। ओके, सिर्फ कर्म की वजह से पॉसिबल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एसेटिज्म है, अपीनेंस है, इसी के थ्रू आप ये जो साइकिल ऑफ कर्मा है इससे बाहर निकल सकते हो। यानी कि अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे, आप क्या बोलते हैं तपस्या नहीं करोगे, आप शांति नहीं ढूंढोगे, तो तब तक आप इस चीज़ से फ्री नहीं हो सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी जैन मॉन्क्स होते हैं या नन्स होते हैं वो 5 कस्में खाते हैं। पहली कसम जो इनकी होती है दैट इज एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, मतलब किसी चीज़ को मारना नहीं है। दूसरा स्टीलिंग, हम किसी चीज़ को नहीं चुराएंगे, या झूठ बोलने से भी बचते हैं। फिर ये सेलेबसी को फॉलो करते हैं। अच्छा, ध्यान रखना इसमें जो 4, मैं एक सेकेंड इंक चेंज कर लेता हूँ। हाँ, इसमें जो 4 वॉव्स थी आपकी वो पहले से थी। एक वॉव आपकी किसने ऐड करी थी, महावीरा ने, और वो वॉव थी आपकी सेलेबेसी वाली। तो सेलेबेसी आपका किसने ऐड किया था, महावीरा ने ऐड किया था। और लास्ट होता है आपका किसी भी प्रॉपर्टी को आप क्या नहीं करोगे, पजेस नहीं करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखेंगे जो बुद्धिज्म थे। अब यहाँ पर आपको देखना है बुद्धिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे हिसाब से इस पूरे के पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ही ये है। तो बुद्धिज्म जो होते हैं वो किन किन चीज़ों पे बिलीव करते थे, किन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, उसको देख लेते हैं। तो जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था वो किस चीज़ के बारे में बात करता ही नहीं था, मतलब उसके लिए वो इररेलेवेंट थी, दैट इज वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड। यानी कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में बात ही नहीं करते थे। इसका मतलब अगर गौतम बुद्ध से किसी ने सवाल भी करा होता ना उस टाइम कि बुद्ध जी आपके हिसाब से भगवान होते हैं कि नहीं होते, तो बुद्ध बोलते कि मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला कि ये मैटर ही नहीं करता कि भगवान है कि नहीं है। आपके लिए जो मैटर करता है वो आपके क्या मैटर करते हैं, कर्म मैटर करते हैं, आपके एक्शंस मैटर करते हैं। वो बोलते हैं कि ये चीज़ें मैटर करती है, ना कि भगवान है कि नहीं है हम इसके बारे में बात करें। दूसरी चीज़ जो बुद्ध मानते थे दैट इज़ ये जो सोशल वर्ड है ये इंसानों के द्वारा बनाया गया था, मतलब ह्यूमंस के द्वारा, ना कि इसका कोई डिवाइन ओरिजिन है। जैसे आपके ब्रह्मिकल टेक्स्ट में बताया भी गया है, पुरुषुक्त है ना। तो सोसाइटी में ये जो सोशल ऑर्डर है, सोशल वर्ड है, ये कैसे बनाया गया था, ये ब्रह्मा से आया था। वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था। ओके, पर बुद्धा इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करते हैं। बुद्धा बोलते हैं कि भैया हमने बनाया है। और बुद्धा किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, बुद्धा हमेशा एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, ना कि एज अ ग्रुप। यहाँ पे हर एक व्यक्ति के बारे में बात होता है कि अगर आपने सही एक्शन करे हैं तो आप क्या कर सकते हो, जो साइकिल है रीबर्थ की, इससे आप बाहर आ सकते हो। तो यू कैन एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड अटेन निर्वाणा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपको क्या हो जाता है, बिल्कुल आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तो तब आप एक कंडीशन में पहुंचते हैं जिसको आप बोलते हैं निर्वाणा। ओके, और निर्वाणा वो आता है जब आपको क्या मिल जाता है, नॉलेज मिल जाता है, ट्रू नॉलेज। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आपको निर्वाणा मिल जाता है तो आपका लगभग लगभग सभी चीज़ें, यानी कि आपकी पूरा का पूरा ईगो
आपके डिज़ायर, अच्छा ये ध्यान रखना है, यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा है। अगर आप पीवाईक्यूज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपके यूपीएससी ने एक बार ये सवाल पूछा था कि व्हाट डज निर्वाणा मीन, और उसके चार ऑप्शंस दिए थे। तो उसमें एक ऑप्शन था एनहिलेशन ऑफ डिज़ायर, तो दैट ऑप्शन वाज करेक्ट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म उनके लास्ट वर्ड भी यही थे, बी लैम्प ऑन टू योर सेल्फ, मतलब खुद के लिए तो आप क्या बनो, लैम्प बनो ही बनो। एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क, ये यहाँ पे शायद डिलीट हो गया, योर ओन लिबरेशन, तो देख लेंगे। तो ये मैंने इसका क्रक्स यहाँ पे चिपकाया आप लोगों के लिए। तो बुद्धा बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ एंड कर्मा। तो बुद्धा दो चीज़ में बिलीव करते थे, एक तो रीबर्थ में बिलीव करते थे, दूसरा कर्म में बिलीव करते थे। हालांकि वो हमेशा के किस बात पे साइलेंट हो जाया करते थे, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। दूसरी चीज, बुद्धा डिड नॉट टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ सिन। बुद्धा ने कभी भी सिन का कॉन्सेप्ट नहीं बताया। बुद्धा ये नहीं मानते थे कि पाप होता है कि नहीं होता, क्योंकि बुद्धा जानते ही नहीं थे पाप क्या होता है। इंस्टेड वो किस चीज़ में बिलीव करते थे, कर्म पे, कि भैया पाप जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ एक चीज़ होती है, दैट इज़ योर कर्म। तो आपको अपने एक्शन क्या रखने हैं, अच्छे रखने हैं। तो अगर आपके कोई भी एक्शन है जो ग्रीड, हेट्रेट, इग्नोरेंस, इन सब से ड्रिवन होगा, तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव कार्मिक रिजल्ट, यानी कि उसकी वजह से आपको बार बार रिबर्थ लेना पड़ेगा। ओके, फिर हम देखते हैं फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। तो जो बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे, फिर वो किस तरीके से बुद्ध से जुड़ते गए। तो जब बहुत सारे लोग बुद्ध से जुड़ते गए, तो उन्होंने क्या बनाया, बुद्ध ने बनाया संघ बनाया। ये क्या होता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं या फिर जितने भी बुद्धिस्ट टीचर होते हैं वो लोग रहते हैं। ओके, जैसे आपने आजकल सुना होगा ना बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, क्लियर। तो वहीं पर आपके क्या होते हैं, संघ होते हैं। तो एक पर्टिकुलर मोनेस्ट्री में मान के चलिए एक संघ होता है। अब इनके लिए खास कुछ बुद्धा ने क्या बताए थे, रूल्स बताए थे कि इन जितने भी मॉन्क्स होंगे उनको सिंपली रहना है, सिर्फ जो भी उनके लिए एसेंशियल चीज़ें हैं सिर्फ उनको रखना है। जैसे कि एक बाउल होना चाहिए उनके पास, ताकि वो दिन भर में जो भी खाना या दिन भर में जो भी जब भी भिक्षा मांगे उससे खा सकें। तो इनको हमेशा किस चीज़ पे डिपेंड रहना पड़ता होगा, एज द लिव्ड ऑन द एल्म्स। एल्म्स होता है मतलब भिक्षा। ओके, भिक्षा आई थिंक ऐसे ही लिखा जाएगा। तो भिक्षा पे डिपेंड रहते थे, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, भिखूस। शुरुआत में संघ में सिर्फ कौन लोग आ सकते थे, सिर्फ पुरुष आ सकते थे। लेटर ऑन बाद में जब आनंद ने उन्हें परसुएड किया, तो आनंद की वजह से फिर वुमेन्स भी क्या होने लग गई, संघ में आने लगी। और सबसे पहली महिला जो संघ में आई थी वो कौन थी, वो बुद्ध की ही मदर थी, बुद्ध की फॉस्टर मदर महाप्रजापति या महाप्रजापति गौतमी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ भिकुनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर लेटर ऑन जब विमेंस आने लगी, तो लेटर ऑन उनमें से फिर वो टीचर भी बनी, थेरीज बनी। और अब तो ये आप ये मान सकते हो, अभी ये कंडीशन है कि बुद्धिज्म में दोनों पुरुष और महिलाओं को, जो पुरुष और महिला मॉन्क्स होती है, दोनों को बराबर रिस्पेक्ट मिलती है, और दोनों लोग आपका क्या कर सकते हैं, लिबरेशन ले सकते हैं। फिर जब हम यहाँ बात करेंगे बुद्धिज्म के आर्किटेक्चर की, तो आप देखोगे कि चैत्य के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कई सारे बुद्धिज्म टेक्स्ट। चैत्य होता क्या है, तो समझते हैं चैत्य के बारे में। देखिए, दो चीज़ आपको देखने को मिलेगी जब भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात आएगी। पहला चैत्य, और दूसरा विहारा। समझिए, चैत्य क्या होता है, ये एक ऐसा प्लेस होता है जो कि परमानेंट रेसिडेंस आप बोल सकते हो, या परमानेंट रेसिडेंस ना बोलिए, ये होता है परमानेंट प्लेस ऑफ वर्शिप। ओके, परमानेंट प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर बुद्ध मॉन्क्स। फिर आता है विहार। ये क्या होता है, आप टेम्पररी रेसिडेंस होता है ये, मतलब जो बुद्धिस्ट मॉन्क आपका क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो उनके लिए जो टेम्पररी रेसिडेंस बनाया गया है उसको बोला जाता है आपका क्या, विहार। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट ऑफ द जगहों पे आपका क्या है, जो भी बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड जो जो प्लेसेस हैं, उन सब जगहों पे आपके कई सारे बुद्धिस्ट रिलेटेड आर्किटेक्चर्स बनाए गए हैं। जैसे बुद्ध की लाइफ, जन्म कहाँ हुआ था इनका, लुम्बिनी, तो लुम्बिनी में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इनको एनलाइटमेंट कहाँ मिला, मतलब इनको निर्वाण कहाँ मिला, वो बौद्ध गया में मिला। और बौद्ध गया में कौन सी नदी के किनारे, ये आप ध्यान रख लेना, निरंजना नदी के किनारे।
और इसका पुराना नाम आपका था फाल्गुन नदी। ओके, तो अगर दोनों आ जाए, निरंजना नदी या फाल्गुन नदी, ये दोनों के दोनों आपकी कौन सी है, जहाँ पर बोध गया के पास, जहाँ पर बुद्ध को क्या मिला, निर्वाण मिला। फिर उन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ पे दिया था, मतलब पहला उनका जो भाषण आप समझ लिया, पहली उनकी जो उन्होंने शिक्षा दी थी वो कहाँ दी थी, वो सारनाथ में दी थी। और लेटर ऑन उनको मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, वो हुई थी आपकी कुशीनगर में हुई थी। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसमें आपको देखने को मिलेगा स्तूपा। ओके, तो स्तूपा के बारे में जान लेते हैं कि स्तूपा क्यों बनाए गए, कहाँ बनाए गए। तो ऑल दो आपको ध्यान रखना है कि स्तूपा आपके इंडिया में पहले भी मिला करते थे, मतलब ये प्री बुद्धिस्ट हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, प्री बुद्धिस्ट हैं, यानी कि बुद्धिज्म के आने से पहले से आपको इंडिया में स्तूपा देखने को मिलेंगे। और एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपकी यूपीएससी सीएपीएफ में आ रखी है, मतलब स्टेटमेंट का क्रक्स यही था, वर्डिंग उसकी अलग थी। आई थिंक ये आपका 2022 का आप देखोगे, अगर पेपर चेक करोगे तो उसमें एक स्टेटमेंट ऐसी आई है। जो स्तूपा होते हैं उनमें बेसिकली होता क्या है, ये इसमें रेलिक्स आपके पाए जाते हैं, किससे रिलेटेड, वो सेक्रेड रेलिक्स जो कि बुद्ध की लाइफ से, जैसे मान के चलिए बुद्ध का कोई इंपॉर्टेंट चीज़, और या फिर बुद्ध के जो एसेस थे, मतलब जो बुद्ध की जो राख थी, उसको आपको देख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी जगहों पे आपके क्या बने गए हैं, स्तूपा बने हैं, जैसे भरूच में बना है, फिर सांची में बना है, और फिर सारनाथ में बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ऑलरेडी मैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको पढ़ा चुका हूँ इसका। छतराज होते हैं, छतराज 3 होते हैं, किस किस चीज़ को डिनोट करते हैं, ये बुद्ध, ये बुद्ध बताते हैं, संघ बनाते हैं, और धम्म बताते हैं। ओके, फिर यहाँ पे यस्ती हुआ करती है, फिर हर्मिका हुआ करती है, स्तूपा डोम जिसे क्या बोला जाता है, अंडा बोला जाता है, फिर तोरण, तोरण जिसको जो कि क्या होते हैं, आपके गेटवेज होते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी थी मैंने। फिर यहाँ पर आपको देखना है सिंबल ऑफ वर्शिप, किस तरीके से वर्शिप करी जाती थी उस टाइम पे। तो जब आप देखोगे कि बुद्ध को, या बुद्ध के एनलाइटमेंट को, बुद्ध को एनलाइटमेंट कहाँ मिला था, पेड़ के नीचे मिला था ना, जो बौद्ध गया का पेड़ था उसके नीचे मिला था। तो कभी कभी जब बुद्ध के बारे में रिफर करना होता था तो हम डायरेक्टली बुद्ध की फोटो नहीं बनाई गई है, ओके, वहाँ पर कुछ सिंबल्स के द्वारा बुद्ध को दिखाया गया है। तो बुद्ध की कोई भी ह्यूमन फॉर्म आपको देखने को नहीं मिलती है, जो भी आपके रेलिक्स बने हैं या जो भी चीज़ें बनी हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको देखने को, एम्प्टी सीट, भैया आपको एक ऐसी सीट बनी हुई दिखेगी और वहाँ पे और कुछ नहीं होगा, कोई नहीं होगा। ओके, अगर कहीं पर आपको क्या दिख जाए, एम्प्टी सीट दिख जाए, तो ये दिखाता है कि वहाँ पर बुद्ध बैठे हुए हैं। और बुद्ध कौन सी मुद्रा में बैठे हुए हैं, मेडिटेशन वाली मुद्रा में बैठे हुए हैं। अगर कहीं पर स्तूपा दिख जाए, जस्ट लाइक ये देखिए स्तूपा, तो ये क्या दिखाता है, महापरिनिर्वाण। क्या, महापरिनिर्वाणा। और महापरिनिर्वाणा कौन सी स्टेज होती है, डेथ, डेथ वाली स्टेज को दिखाता है। और अगर वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हील देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में बताता है, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, जो कि कहाँ पर हुआ था, सारनाथ में हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं, ये बताता है आपका सरमन के बारे में। और कौन सा सरमन, पोस्ट सरमन। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और चीज़ जो आपको याद रख लेनी है साथ साथ, कि बुद्धा के जो लाइफ के मैक्सिमम सरमन हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं, सोचिए। आई होप अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी होगी तो आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सरावस्ती, तो कहाँ पर हुए हैं मैक्सिमम सरमन, सरावस्ती में हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आप देखोगे, जब आप बुद्धिज्म की बात करोगे तो बुद्धिज्म में लेटर ऑन आपके बहुत सारे क्या बन गए, सेक्ट्स बन गए। तो सबसे पहला जो डिवीजन था वो कब हुआ था, फर्स्ट काउंसिल में हुआ था। इसमें एक को तो बोला जाता है महासंघिकास, अब दूसरा वाला मुझे याद नहीं है। और ये भी हमको कहाँ से पता लगा, यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2021 में
ये सवाल पूछा था, महासंघी कास्ट का डिफरेंस और इनका ये जो होते थे, इनका मैं नाम आपको बाद में कमेंट बॉक्स में अपडेट करवा दूंगा। फिर जब आप बात करोगे फोर्थ काउंसिल की, तो फोर्थ काउंसिल में एक और शार्प आपको डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा। भैया एक तरफ तो चले गए कौन, आपके हीनयान, और एक तरफ चले गए आपके महायान। तो ये जो डिफरेंस आया है ये बेसिकली किन चीज़ों पे डिपेंड होता है, उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि फर्स्ट सेंचुरी से ही जो बुद्धिस्ट आइडियाज़ थे और प्रैक्टिसेस थे उसमें आपको डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जाती थी वो किसको दी जाती थी, सेल्फ एफर्ट को दी जाती थी कि भैया अगर आपको निर्वाणा पाना है तो आपको खुद ही उसके लिए मेहनत करनी होगी। अब शुरुआत के टाइम पे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जब अर्ली बुद्धिज्म आया था, तो अर्ली बुद्धिज्म जब आया था तो वो सब लोग बुद्धा को एज अ ह्यूमन मानते थे। अभी आप देखोगे तो बुद्ध को कई लोग गॉड भी मानते हैं। तो एक सर्टेन सेक्ट होता है बुद्धिज्म का जो आज भी बुद्ध को क्या मानता है, एक ह्यूमन, आपके और मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान मानता है, जिसने अपनी मेहनत से क्या अचीव करा, एनलाइटमेंट अचीव करा और उनको निर्वाणा मिल गया थ्रू हिज ओन एफर्ट। तो धीरे 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 आपको यहाँ पर ऐसा एक ओपिनियन देखता हुआ मिलेगा जो ये बात करता है दैट वन हु शुड एंश्योर साल्वेशन, यानी कि ये आप खुद हैं जो आपका साल्वेशन पा सकते हैं, यानी कि आपको अगर मोक्ष चाहिए तो आप खुद ही उस पर वर्क करेंगे। लेकिन साथ साथ वहाँ पर एक और चीज़ जो कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं बोधि सत्व। अब बोधि सत्व क्या होता है, मान के चलिए आप एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, आपको निर्वाणा मिल गया, अब आप खुद महापरिनिर्वाण नहीं पा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं बाकी लोगों की, यू आर हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर टू गेट निर्वाणा। यानी कि यहाँ पर आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, बोधिसत्व क्या होता है कि वो अपने महापरिनिर्वाण को डिले करता जाता है ताकि बाकी लोगों को क्या मिल सके, निर्वाणा मिल सके। और बोधिसत्व को हमेशा माना जाता है कि ये व्यक्ति बहुत ही कंपैशनेट होगा, क्योंकि देखिए अगर सेल्फिश होता तो खुद को सबसे पहले निर्वाणा चाहेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहीं पर आपके 2-3 द वर्शिप इमेज ऑफ बुद्धा एंड द बोधिसत्व बिकेम द पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन। तो यानी कि एक बुद्धा को गॉड मानना और बोधिसत्व, ये दोनों एक ही सेक्ट मानते थे। और ये कौन सा सेक्ट था, ये आपका महायान सेक्ट है आपका। ओके, तो महायान सेक्ट की खासियत क्या है कि वो बुद्ध को भगवान मानते थे और दूसरा बोधिसत्व। अच्छा, महायान को जब आप पढ़ोगे तो इसको बोला भी जाता है महायान, यानी कि ग्रेट वहीकल। तो यानी कि यहाँ आप सिर्फ खुद नहीं जा रहे हो, ज़्यादा बड़ा वहीकल होता तो खुद अकेले जाते होगे, उसमें बाकी लोगों को भी लेके चलते हो। तो ग्रेट वहीकल मतलब ज़्यादा बड़ा वहीकल है, भैया मैं तो जा ही रहा हूँ, मेरे को तो निर्वाण मिल ही रहा है, चलो तुम्हें भी दिलवा देते हैं। और हीनयान मतलब लेसर वहीकल, अब भैया आपके पास छोटी सी साइकिल है, अब उसमें किस किस को भी ठालो के बोल रहा कि भैया मैं ही पहुँच जाऊँ पहले तो बच्चों बस ये आपको ध्यान रखना है। और दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आपको इम्पॉर्टेंटली याद क्या रखना है कि हम जो ये एनसीईआरटी कर रहे हैं इसमें आपका थीम 1 पूरा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट जो थीम जब भी हम शुरू करेंगे उसको हमारे साथ साथ पढ़ते चलना है। और आई होप आपको ये सीरीज़ में बड़ा मज़ा आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप बस इसमें क्या करें, इसको कंटेंट वाइज देखते रहें। PDF इसका मैं प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, तो उसको देख लीजिए। साथ साथ आप बस इसमें क्या करिए, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ें आ सकती हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स को अलग से लिख लीजिए ताकि वो सब स्टेटमेंट आपके बाद में काम आएंगी। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।